हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। हम बात करने वाले हैं HCS 2023 का जो आपका इंटरव्यू होगा उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी हमारी जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे हमारे 2-3 लेक्चर हो चुके हैं जिनमें हमने इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं या फिर जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं उनके बारे में चर्चा की है। तो आज के लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे, कुछ और दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये द इकोनॉमिक टाइम्स आपका अखबार है, न्यूज़पेपर है, उसकी कटिंग है। ये बात जो है, मुद्दा जो है 2019 में उठा था। देखिए एक्चुअली में हुआ क्या था। अभी जैसे आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 जो मिशन है भारत का वो लॉन्च हो चुका है और 23 तारीख को उसका जो लैंडिंग है, मतलब कि जो उसका लैंडर है और रोवर है वो दोनों चांद की सतह पर साउथ पोल पे कदम रखेंगे या फिर वहां पर पहुंच जाएंगे। तो ये सब इसरो की तरफ से डेवलपमेंट जो है हमें देखने को मिली है। अब देखिए ये जो मुद्दा है जो हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन की, 2019 में स्टार्ट हुआ था। इससे पहले का चंद्रयान जो 2 है उसकी जो क्रैश लैंडिंग हुई थी, या फिर यूं कह लीजिए कि चंद्रयान 2 अपना सही सब कुछ चल रहा था, लेकिन लास्ट टाइम पर जब वो चांद पे पहुंचने वाला था साउथ पोल पे, तो उससे कुछ ही फ्यू किलोमीटर्स पहले आसमान में ही जो है उसकी जो हार्ड लैंडिंग हुई, मतलब कि वो पूरी फोर्स के साथ जमीन पर आकर टकराया चांद की और वहां पर वो खत्म हो गया। तो हमारे जो ये काफी बड़ा एक धक्का लगा था हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी जो है भारत की उनको, और भारत के जो स्पेस प्रोग्राम है उनकी अगर हम बात करें, और उस टाइम पे ये मुद्दा उठाया था। अब देखिए इंडिया के अंदर क्या है ना, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको सच बताऊं तो कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है पूरे विश्व में अंदर, कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर एक मत हो पूरे विश्व का। ठीक है, कोई भी आप मुद्दा उठा लीजिए। इवन मैं कहूँ कि जो ग्रेव मर्डर्स होते हैं, मर्डर की जो कैटेगरी है उसमें भी अगर कोई इंसान किसी का मर्डर कर देता है तो उस केस में भी दो उसके पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं। एक तो वो जो नॉर्मल पब्लिक एक्सेप्ट करती हैं जो कि गलत है, और एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो दूसरी साइड के कुछ फ्यू लोग हो सकते हैं, 1-2 लोग हो सकते हैं, उनकी तरफ से दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। कहने का मतलब ये कि हर चीज के 2 पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं उसी हिसाब से। ये जो 2000 आपका जो चंद्रयान 2 था उसकी जब क्रैश लैंडिंग हो गई थी और वो वहां पर खत्म हो गया था मिशन, तो उसके बाद ये मुद्दा जो है काफी ज्यादा न्यूज में उठा था कि क्या हमें, हमारा इंडिया जो है बीइंग अ पुअर कंट्री, और जो जनसंख्या है भारत की उसमें से कुछ प्रतिशत और जो पॉपुलेशन है उनके पास खाने को भी खाना नहीं होता है। तो क्या ये जरूरी है, इज इट नेसेसरी और मैंडेटरी टू जो ये आपका पैसा है उसको आप इतना खर्च करो, इन्वेस्ट करो इन प्रोग्राम्स के अंदर, स्पेस प्रोग्राम्स के अंदर। तो उस टाइम पर ये जो इसरो के चीफ थे के सिवान, उन्होंने डिफेंड किया था इस बात को लेकर कि इंडिया पुअर कंट्री नहीं है। ये आप देख सकते हैं, इट इज नॉट अ पुअर कंट्री। तो हम जो पैसा लगाते हैं इट इज ओके, ठीक है, हम पैसा लगा सकते हैं, बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने क्या कहा क्या नहीं। हमारे लिए यहाँ पर मुद्दा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया हर चीज के 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेस प्रोग्राम के फेवर में और उसके अगेंस्ट में कुछ पॉइंट जो है वो सोच के रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू पैनल होगा वो आपसे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो इंडिया का एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम्स है, मिशंस हैं, अभी चंद्रयान है, उसके बाद आदित्य L1 भी है जो सूरज तक जाएगा। तो क्या ये जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं इज इट वेरी कंपल्सरी और इतना ज्यादा मैंडेटरी है इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, या फिर हमें इंडिया को जो कंट्री की हालत है उसको देखते हुए अभी हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि हमारे देश की जो गरीबी रेखा है उससे लोगों को ऊपर उठाया जाए। देखिए हम यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या क्या पॉइंट आप वहाँ पे बोल सकते हैं या क्या नहीं। ये सब चीजें आपको गैदर करनी पड़ेगी, जो डाटा है वो कलेक्ट करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। और हमारा कोर्स है ये इंटरव्यू वाला, अगर आप वो बाय करते हैं तो उसमें हम वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। डेफिनेटली सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं। इंटरव्यू के अंदर कोई भी एक ऐसा आंसर नहीं होता जिसको मैं कहूँ कि हाँ ये परफेक्ट आंसर है। डिपेंड करता है आप चीज़ों को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बात है इंटरव्यू वाली, तो उसके अंदर 2-3 पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको पता लग जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि जैसे इसरो के चेयरमैन ने बात की थी कि इंडिया इज नॉट अ पुअर कंट्री, ये वाला जो मुद्दा उठता है कि गरीबी पे ध्यान देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो मुद्दा रह ही नहीं जाता है। खैर, मैंने आपको टॉपिक बताना था, तो मेरा यहाँ पर यही जो लक्ष्य था कि मैं आपको टॉपिक समझा पाऊंगी किस तरह से यहाँ से सवाल उठ सकता है। अब अभी मैं स्टेटमेंट ये 2019 की अभी क्यों मुद्दा उठ रहा है, क्योंकि चंद्रयान 3 जो है वो वहां पे पहुंचने वाला है और होप सो इस बार जो लैंडिंग है वो साउथ पोल पे हो जाएगी। अगर बात करें, रशिया का भी लूना 25 था जो चंद्रयान पे भेज रहे थे साउथ पोल पे,
लेकिन उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई है, वो खत्म हो चुका है मिशन। ओके, और रशिया ने भी उस पर काफी पैसा खर्च किया था। अगर इस चंद्रयान की बात करूं, चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 की जो लॉन्च थी या फिर उसका जो पूरा खर्चा आया था वो भी लगभग 900 समथिंग 950 करोड़ के आसपास जो टोटल खर्चा था वो आया था उस मिशन के ऊपर। सो कई लोगों का मानना है कि उस पैसे को कहीं और जगह पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे भी खर्च किया जा सकता था। खैर, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, हम उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो पहला टॉपिक आपका ये हो जाता है कि चंद्रयान या फिर इस तरह के जो स्पेस प्रोग्राम है इसरो के या इंडिया के, ये ज्यादा मैंडेटरी है या फिर मैंडेटरी ये है कि देश के अंदर जो पुअर हैं या फिर जो डेवलपमेंट के वर्क है पुअर्स के लिए, वो सरकार को करने चाहिए। इस तरह का कुछ आपका जो मुद्दा है वो उठ के आ सकता है। अगले टॉपिक की हम बात करें, जो आफ्स्पा है वो आपका कई स्टेट से नॉर्थ ईस्ट में वो हटा दिया गया था। और अभी अगर इसकी बात करें तो ये आफ्स्पा क्या है, इससे रिलेटेड ही आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो है। देखिए, आफ्स्पा का मतलब है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। पहले इसको आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट मणिपुर एंड असम के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वहीं पर पहले ये इंप्लीमेंट हुआ था। उसके बाद ये अलग अलग स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया गया है। अब देखिए, आफ्स्पा का एक तो जो सिंपली कई बार मुद्दा देखने को मिलता है वो ये है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंदर जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनको जो पावर्स मिली हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और उनको पावर है कि विदाउट एनी वारंट वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। और ये जो पावर है, स्पेशल पावर्स हैं, ये उस एरिया में ही मिलती है जहाँ पर किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस हो। तो अगर आर्मी वहाँ पर है और डिस्टर्बेंस है और इन केस आर्मी जो वायलेंस है उसको रोकने की कोशिश कर रही है और उस बीच में कुछ लोग मारे भी जाते हैं, इवन इन दैट केस आर्मी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसी को या जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कई बार आर्मी के ऊपर इस तरह के इल्जाम भी लगाए जाते हैं कि आर्मी के जो पर्सनल्स हैं या आर्मी के अंदर जो काम कर रहे हैं लोग हैं वो वहाँ के जो नेटिव पीपल है उनके साथ, जो वुमेन्स हैं उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। खैर, मैंने शब्द यूज किया कि इल्जाम लगाए जाते हैं, तो और वुमेन्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं और कई बार सेक्सुअल हरासमेंट के, रेप के, इस तरह के चार्जेस भी आर्मी के पर्सनल्स के ऊपर लगाए जाते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है नहीं है, हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, हमारा टॉपिक मुद्दा कुछ और है। बट हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आफ्स्पा जो है ये तब से आपका 1958 से देखने को मिलता है, इन स्टेट्स में लगाया जाता है जहाँ पर डिस्टर्बेंस होती है। और अगर देखा जाए तो इसका ऐतिहासिक तौर पर एक पहलू आपको जानना जरूरी है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अभी का नहीं है, ये जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे उस टाइम पे था। ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा भी जो भी, जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे बात करें, रॉलेट एक्ट वगैरह लगाए गए थे और कई तरह के ऐसे और भी नियम थे जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाए गए थे, जिसके अंदर विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी जो सॉलिड रीजन के किसी पर्सन को उठा लिया जाता था और विदाउट एनी ट्रायल जो है उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। खैर, भारत के अंदर अभी जो ये आफ्स्पा है ये उसी टाइम की देन है, लेकिन हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूशन तो नहीं, बट हाँ यूँ कह सकते हैं कि जो डिस्टर्ब्ड एरिया होते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहाँ पर ये आफ्स्पा इम्प्लीमेंटेड है। और वहाँ पर इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो आर्मी पर्सनल्स को अलाउड होता है फायरिंग करना भी और अरेस्ट करना भी, और अगर किसी घर में छानबीन करना है तो वो भी सर्च ऑपरेशन करना भी अलाउड होता है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए टेररिस्ट हैं, तो टेररिस्ट, अगर आपको पता है, इनपुट मिला है कि कोई टेररिस्ट किसी घर में छिपा हुआ है और आप वहाँ पर जाते हैं, और पुलिस के लिए नॉर्मली क्या होता है, पुलिस को तो वारंट लेके जाना पड़ता है। अगर आर्मी भी ऐसे वारंट लेके जाए तो इतने टाइम में वो टेररिस्ट भाग जाएगा और हो सकता है वो जो काम करने आया है कई लोगों की जान लेके चला जाए। तो इसलिए पुलिस को, जो आर्मी है, उसको अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं होती, सर्च वारंट की जरूरत नहीं होती, सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं। खैर, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आफ्स्पा आपका इन स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया गया है, तो क्या आफ्स्पा जो है उसकी वजह से ये जो वायलेंस की एक्टिविटीज हैं वो कितनी कम हुई हैं। अब इसके अंदर हम ना जम्मू एंड कश्मीर वाला मुद्दा भी उठा के देखेंगे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में 370 हटा दिया गया है और वहां पर आफ्स्पा लगा हुआ है, लेकिन आपका जो 370 वाला आर्टिकल था वो हटा दिया था। तो उसके साथ आप रिलेट करके बता पाएंगे कि क्या लगता है कि पिछले 2 डिकेड्स के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कितनी डेवलपमेंट देखने को मिली है आफ्स्पा की वजह से, या फिर जो जिस तरह के चार्जेस लगाए जाते हैं या फिर ब्लेम किया जाता है आर्मी को, उसमें कितनी सच्चाई है। तो हम इन टॉपिक्स के आसपास की जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर करेंगे। और साथ में अगर बात करें तो मणिपुर वायलेंस क्योंकि अभी देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मणिपुर वायलेंस के बारे में हम बात करें। देखिए, मणिपुर वायलेंस की अगर मैं बात करूं, एक सिंपल सा मुद्दा है कि 2 कम्युनिटीज
आपस में लड़ रही हैं। और क्यों लड़ रही हैं? क्योंकि उनमें से एक कम्युनिटी जो है उसको शेड्यूल्ड ट्राइब का जो दर्जा है वो दे दिया गया है या फिर दिया जा रहा है, और उसके अगेंस्ट जो दूसरी कम्युनिटी है वो उसका अपोज कर रही है। क्योंकि अगर मैं नाम लेके बात करूं तो कुकी कम्युनिटी और मैतेई कम्युनिटी 2 कम्युनिटीज हैं, ठीक है। इनमें से जो मैतेई कम्युनिटी है इसको ट्राइबल का दर्जा दिया जा रहा है और इसके अगेंस्ट कुकी कम्युनिटी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी। लेकिन उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट मैतेई लोगों ने अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और फिर क्लैशेस स्टार्ट हो गई, और उसके बाद आपको पता ही है कि न्यूज़ के अंदर कितनी जो डेथ्स हैं हमें देखने को मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या निकल के आता है। टॉपिक ये निकल के आता है, अब शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा क्यों दिया गया, किसी कम्युनिटी को क्यों दिया जाए? वो इसलिए क्योंकि वो ट्राइबल एरिया में रह रही हैं, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली हर तरह से वो बैकवर्ड है। दैट्स वाई दे आर नीड टू बी अपलिफ्टेड, है ना। सोसाइटी के अंदर उनको ऊपर उठाने की जरूरत है, तो इसलिए वो ट्राइबल का दर्जा जो है वो दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैतेई को दिया जा रहा है जिसके अपोज कुकी कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि ऑलरेडी मैतेई जो है काफी बड़ी बड़ी पोस्ट पे स्टेट के अंदर है, और अगर इनको ये दर्जा दे दिया जाएगा तो उसकी वजह से ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और जो कुकी कम्युनिटी है उनके खिलाफ इनकी जो एक्टिविटीज है वो चलती रहेंगी, क्योंकि ये सरकार में भी ज्यादा जगहों पे नजर आते हैं। सो ये है। लेकिन हमारा मुद्दा क्या यहाँ पे, हमारा मुद्दा ये है कि ये जो रिजर्वेशन वाला मुद्दा है, रिजर्वेशन या फिर हम यूं कहें कि ये जो किसी कैटेगरी में किसी प्रॉपर कम्युनिटी को डालने वाला मुद्दा है, जैसे किसी को आपने शेड्यूल ट्राइब में नोटिफाइड कर दिया, या फिर किसी को आपने शेड्यूल कास्ट में नोटिफाइड कर दिया। ओबीसी के ऊपर भी हमने कई मुद्दे देखने को मिले हैं, हरियाणा वाले हिस्सा जो है वो, और बात करें राजस्थान की तो वहां पर ओबीसी के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज चाहती हैं कि हमें ओबीसी के अंदर नोटिफाइड कर दिया जाए। सवाल यहाँ पे ये बनता है कि कितना ज्यादा ये कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज तो ये, जो आपकी कम्युनिटीज है उनको नोटिफाइड या डी नोटिफाइड करें, इनके अंदर डालें या उनसे हटाने से लेकर, और क्या जो हमें डेवलपमेंट या फिर किस तरह का सुधार हमें देखने को मिलता है। आप कोई प्रीवियस एग्जांपल देखेंगे, डाटा जो है उसको चेक करेंगे कि कितना सुधार हमें देखने को मिलता है इन कैटेगरीज को, किसी भी कैटेगरी को। अगर आप मान लीजिए मैतेई को ट्राइब्स के अंदर डाल दिया, शेड्यूल ट्राइब में, तो क्या बदलाव हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, या फिर प्रीवियसली कौन कौन से एग्जांपल है हमारे सामने, या क्या क्या बदलाव हमने देखे हैं इस तरह की जो नोटिफिकेशन है या फिर किसी कैटेगरी को स्पेसिफिकली शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर करने में। तो अब ये मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिमांड मणिपुर में तो हिंसात्मक हो गई है, लेकिन और भी भारत के बहुत सारे हिस्से हैं जहां पर इस तरह की डिमांड उठती रहती है। तो स्टेट को देखना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि किस तरह से क्या क्या असेसमेंट की जा सकती है, क्या बदलाव होते हैं, क्या नहीं होते हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट, उन सभी पर चर्चा करनी है। सो हम यहाँ पर आपको जो इंटरव्यू वाला वीडियो है इसके अंदर आपको टॉपिक बताते हैं और थोड़े बहुत 1-2 पॉइंट भी। खैर, अगर हम बात करें तो ये सब कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट था, और हमने जैसा कि बताया है कि हमारे गोयला क्लासेस की तरफ से सिर्फ 499 के अंदर आपका इंटरव्यू गाइडेंस प्रिपरेशन एक कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। आपके ड्रेसिंग सेंस, आपकी वोकैबुलरी, आपकी बातचीत से लेके स्पीकिंग स्किल से लेकर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब डिस्कस किए जाएंगे। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने जो डेफ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आप हमारे तक भेज सकते हैं, और हम उसके बेस पे आपके असेसमेंट करेंगे, और प्रॉपरली जिस तरह से आपका इंटरव्यू पैनल में इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है वो सब चीज़ें आपको कंडक्ट करवाई जाएगी। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि ये जो हमारी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।